नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे 15 मई दिन शुक्रवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक प्रश्न को समझते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, उसका संबंध किस राज्य से है। तो जो तेलिया रुमाल है उसका संबंध है तेलंगाना से, यानी कि तेलंगाना राज्य से विशेष उत्पाद के रूप में तेलिया रुमाल को जाना जाता है। अगर मैं बात करूं तेलिया रुमाल की, तो आपको मैं एक पिक्चर दिखाई दे रहा हूं। ये रहा आपका तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल एक हैंडमेड क्राफ्ट है, यानी कि हाथ निर्मित या हस्त निर्मित एक कला है जिसे हथकरघा का प्रयोग करके बनाया जाता है। और आपको एक बेसिक चीज़ याद रखनी है इसमें ये कि इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक तो लाल, दूसरा काला और तीसरा इसमें सफ़ेद। इन्हीं 3 रंगों के माध्यम से किसी भी डिज़ाइन को दिया जाता है जो आगे रुमाल में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि तेलंगाना का विशेष उत्पाद है तेलिया रुमाल। तो ये तेलंगाना की आप याद रखेंगे। आई हो कि तेलंगाना को हाल ही में जीआई टैग कौन सा दिया गया है, तो आपका तेलिया रुमाल को दिया गया है। यहाँ के सीएम की बात करूँ तो के चंद्रशेखर राव जी वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, और राज्यपाल हमारे वर्तमान में तमिलसाई सौंदरराजन वर्तमान में यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो बी क्लियर। झारखंड के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा ही था कि सोहराई होवर पेंटिंग को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा था झारखंड के बारे में। अब कुछ बात कर लेते हैं जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के लिए 1999 में सबसे पहली बार रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्ट एक्ट के तहत एक अधिनियम आता है, जिसमें बात करी जाती है कि किसी विशेष स्थान के लिए जो उपज है या कह सकते हैं उत्पादन है या ऐसी कोई क्राफ्ट है, उसे उसका भौगोलिक संकेत देने की बात कही गई। और 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को इसके लिए विशेष उत्पाद का दर्जा दिया गया या भौगोलिक संकेत पहली बार इसे मिला। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बिना समय गंवाए पहले दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वोकल फॉर लोकल पहल प्रारंभ की गई है, किसने प्रारंभ करी है। तो वोकल फॉर लोकल जो पहल है वो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने, अगर आपको याद हो मैंने कल बताया था, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी और उसी के तहत कहा था कि वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल के उत्पादों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़, जो स्थानीय उत्पाद पर अगर आप वृद्धि करते हैं या बढ़ावा देते हैं तो उससे क्या होता है कि रोजगार में भी, सृजन में भी वृद्धि होती है। यानी कि जो भी स्थानीय उत्पाद है, चाहे हमारा, अब बात करें मैं खादी व ग्रामोद्योग आयोग की बात करूँ, सबसे पहले खादी व ग्रामोद्योग आयोग ने ही पहल भरी कि हम इसके लिए आगे आएंगे। ठीक है, वोकल फॉर लोकल के लिए, यानी कि स्थानीय उत्पाद के ऊपर काम किया जाएगा और आगे उनको बढ़ावा भी देने के लिए काम किया जाएगा। तो वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य यही है। ठीक है, जिसे नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। अगला देखते हैं, पीएम केयर्स फंड से हाल ही में कितने रुपए जारी किए गए हैं। तो पीएम केयर्स फंड से अभी हाल ही में 3100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। अगर मैं बात करूं अलग अलग व्यय की, तो इसमें से जो 2000 करोड़ रुपए रहेगा, वो व्यय होगा 50,000 वेंटिलेटर के ऊपर, यानी कि 50,000 वेंटिलेटर का निर्माण किया जाएगा 2000 करोड़ से। अब बचा 1000 करोड़ रुपए, तो 1000 करोड़ रुपए का जो यूज किया जाएगा वो राज्यों और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनमें वितरित कर दिया जाएगा। फिर भी बचे हमारे पास 100 करोड़ रुपए, तो जो वैक्सीन निर्माण है, जो वैक्सीनेशन का काम है, उसके ऊपर काम करके लगा दिया जाएगा। तो ये 3100 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड से निकाल करके विभिन्न कामों में यूज़ किया जाएगा। अगर मैं बात करूं पीएम केयर्स फंड की, तो पीएम केयर्स फंड की जो स्थापना की गई थी वो 27 मार्च को की गई थी, 27 मार्च 2020 को। अलग से ही याद रखिएगा, ये एक ऐसा फंड था जो कि कह सकते हैं कि आयकर रहित था, कोई आयकर इसमें टैक्स नहीं देना था। और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि धारा 80 जी के तहत ये फंड ऐसे स्थापना की गई थी जो कि आयकर से मुक्त हैं। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी पीएम केयर्स फंड की, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने की थी। तो ये बात हमें याद रखना है कि 27 मार्च को ये इसकी स्थापना की गई थी। अभी हाल ही में 31 करोड़ रुपए जारी किए गए और कहाँ कहाँ इनका व्यय किया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम फॉर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट है, उसमें भारत की स्थिति क्या थी। ठीक है, ये भी हाल ही में क्वेश्चन आपसे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत की स्थिति क्या थी। देखिए, सबसे पहले बात समझना आपको ये है कि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस नाम से रिपोर्ट जारी की है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2020। ठीक है, इस नाम से ये रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत का जो स्थान रहा है वो है 74वां, यानी कि भारत ने कह सकता हूँ कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा, विकास और पर्यावरण जैसी स्थितियों के ऊपर सुधार किया है और उसके बाद उसे 74वां स्थान मिला हुआ है। ठीक है, इस सर्वे में WEF ने कुल 115 देशों को शामिल किया था। तो अगर मैं टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करता हूँ तो पहले स्थान पर आता है, नोट डाउन साथ साथ कर लीजिए, उसमें दिक्कत ना हो लिखने में आपको। पहले स्थान पर आपका आया है स्वीडन, और स्वीडन, मजे की बात यह है कि स्वीडन लगातार 3 वर्षों से पहले स्थान पर ही है। दूसरे स्थान पर जो आया है देश, उसका नाम है स्विट्ज़रलैंड, और तीसरे स्थान पर जो आया है वो आया है फिनलैंड। ठीक है,
तो ये कुछ रिपोर्ट है, आप इसके बारे में जरूर याद रखिएगा कि तीन स्थान पर 3 स्थान टॉप रहे हैं। हालांकि अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा G20 यानी कि जो सबसे विकासशील देश हैं वो इनमें ज़्यादा रैंक पर, अच्छी रैंक पर हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी जो पर्यावरण सुधार है या ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर है, उसके ऊपर जो काम करते हुए भारत ने अच्छी रेटिंग अर्जित की है। और ऑलरेडी भारत इसी, अगर मैं WEF की बात करूँ तो 2015 से अच्छा खासा सुधार बना करके भारत ने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा व जम्मू कश्मीर में किस वर्ष तक पेयजल घर घर पहुंचाया जाएगा। तो अभी हाल ही में 2022 तक के लिए घोषणा करी है कि 2022 तक हरियाणा, विशेषकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रत्येक घर क्या हो जाएगा, पेयजल पहुंचाने की बात कही गई है। जल जीवन मिशन का मेन मोटो ही यही था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइपलाइन या कह सकते हैं साफ पानी से जोड़ना। मेन मोटो यही था कि पीने योग्य पानी हर घर को मिल सके ग्रामीण क्षेत्र में। तो जल जीवन मिशन का मेन मोटो यही था। लेकिन बेसिकली भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए बात करी गई है 2022 तक के लिए कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जल पानी पहुँचा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस IAS अधिकारी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया। तो अभी हाल ही में वी विद्यावती को क्या किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। तो वी विद्यावती की मैं बात करूं तो कर्नाटक में 1991 बैच की कैडर की एक IAS अधिकारी हैं वी विद्यावती को। इन्हें हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। अगर मैं बात करूं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की तो इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। बहुत पुराना विभाग है और अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसकी स्थापना 1861 में की गई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। बी क्लियर? तो याद रखिएगा वी विद्यावती को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सभी केंद्रीय पुलिस कैंटीन में या पुलिस बल कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद बिक्री की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की गई है। यानी कि जितने भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होगा, चाहे वो BSF हो या जितने भी आर्मीज कैंटीन होती हैं, पुलिस कैंटीन होती हैं, उन सब में क्या होगा, स्वदेशी उत्पाद बिक्री के लिए बात करी जाएगी। तो देखिए गृह मंत्रालय द्वारा इसके द्वारा अमित शाह जी ने द्वारा इसका फैसला लिया है और कहा है कि 1 जून के बाद यानी कि 1 जून 2020 के बाद कैंटीन्स में कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं बेचा जाएगा जो कि विदेशी हो। इससे होगा क्या, इससे बहुत बड़ा ग्रो रेट बढ़ेगा हमारा। लगभग 2800 रुपये की 2800 करोड़ की खरीद होती है करीब, अगर मैं बात करूं कैंटीन से। और इन कैंटीन से जब जाहिर सी बात है अगर पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद खरीदे जाएंगे तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा एक हिस्सा, अच्छा खासा हिस्सा भारत सरकार को मिलेगा। तो ये स्वदेशी के ऊपर बल देने के लिए वही बात मैं कहता हूँ, वोकल फॉर लोकल, फिर से वही बात आ गई घूम फिर के। तो ये बात समझना होगा, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कैंटीन में स्वदेशी उत्पाद बिक्री के लिए अनिवार्य कर दिया या घोषणा कर दी है। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, UPSC सचिव पद पर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो UPSC सचिव पद पर हाल ही में वसुधा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, वसुधा मिश्रा की अगर मैं बात करूं तो वसुधा मिश्रा तेलंगाना कैडर के एक अधिकारी हैं। ठीक है, IAS अधिकारी हैं, याद रखेंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं एक बात और बता दूं, ये आप देख लीजिएगा, वसुधा मिश्रा ये हैं जिनका संबंध तेलंगाना कैडर से है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये हैं आपकी वसुधा मिश्रा, जिन्हें अभी हाल ही में UPSC सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। UPSC के चेयरमैन मैं ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, अरविंद सक्सेना जी वर्तमान में UPSC के चेयरमैन हैं। और सिविल सेवा दिवस हमेशा प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप बताइएगा कि आपका UPSC का गठन जो है वो चूँकि संवैधानिक निकाय है तो इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। और दूसरी चीज़, इसमें जो कार्यकाल है, जो नियुक्तियां हैं, वो किस अनुच्छेद के तहत आती हैं, आगे पीछे ही हैं। आप आई होप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो ये आपके लिए एक गृहवर्क में कहूँ या होमवर्क कहूँ तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, UPSC के विषय वस्तु के बारे में। चलिए अगला देखते हैं, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को कितने रुपए जारी किए हैं। देखिए क्या है कि लॉकडाउन के कारण बिजली विभाग के ऊपर खासा बल बनता जा रहा है, या कह सकते हैं बिजली उत्पादन कंपनियां हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां प्राइवेटाइजेशन पे काम करती हैं। तो ऐसी कंपनियों के लिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने या वित्त मंत्रालय द्वारा 90,000 करोड़ रुपये जारी किए हैं निर्मला सीतारमण द्वारा। और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पर बदलाव भी किए हैं वित्त मंत्रालय ने, जैसे कि टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, EMI जैसी चीज़ें नहीं ली जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हैं। तो हम धीरे धीरे करंट अफेयर में समझते रहेंगे एक एक करके, तो वो एक अलग विषय वस्तु है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि 90,000 करोड़ रुपए वित्त मंत्रालय द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को जारी किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे है, फेड कप हार्ड अवार्ड हाल ही में किस भारतीय ने जीता है। तो पहली बात तो ये, अगर मैं कप की बात करूँ तो ये फेड कप पहली ऐसी व्यक्ति हैं सानिया मिर्जा जिन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। ठीक है,
और अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन या अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा इसे 2009 में स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था? इसका मेन मोटो ये था कि जो भी देश प्रतिनिधित्व करते हैं टेनिस जैसे क्षेत्रों में, उन देशों को चिन्हित किया जाए, उन देशों के जो व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया जाए। तो इसीलिए कह सकता हूँ, जो अगर मैं इस लिस्ट की बात करूँ या फेड कप ऑफ हार्ड आपका हार्ड अवार्ड था ये, इसमें 16,985 व्यक्तियों का चयन किया गया था। 16,985 व्यक्तियों का चयन किया गया था, लेकिन 10,000 वोट पा करके सानिया मिर्ज़ा ने क्या किया, एशिया रीजन में ये पुरस्कार जीता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एशिया रीजन में फेड कप हार्ड अवार्ड किसने जीता है, तो आप बताएंगे सानिया मिर्ज़ा ने एशिया रीजन के लिए यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो 2009 में फेड कप हार्ड अवार्ड ये स्थापित किया गया था ITF द्वारा, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा। तो ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन आपके लिए, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और समझ लीजिएगा, जल्दी से मैं बता दूं आपको। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने क्या किया हुआ है, भारतीय रेलवे ने अपने सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे कि भारतीय रेलवे ने किस एप्लीकेशन को अनिवार्य किया है, आरोग्य सेतु। और भारतीय रेलवे के मंत्री आप सब जानते हैं, पीयूष गोयल जी वर्तमान में भारतीय रेल मंत्री हैं। और भारतीय रेल बहुत सारी अभी स्पेशल ट्रेनें चला रही है, लगभग 366 के आसपास। ठीक है, और 15 विभिन्न रूटों का भी चयन किया है, तो हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो यह थी आज की करंट अफेयर। जो भी आपको प्रश्न लगता है समझने योग्य है, या जो भी आपको इसमें से इंपॉर्टेंट और भी लगता है, आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।